नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का आज 12वां दिन है और हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के तेवर कड़े नजर आ रहे हैं तो वहीं ईरान भी जमकर जवाबी हमले कर रहा है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल आपूर्ति बाधित नहीं करने को कहा। नेतन्याहू ने ईरान युद्ध के लिए स्पेशल बजट बनाने का ऐलान किया है। इस बीच युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों में तेल संकट नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हार्मुज जल डमरू मध्य में तेल आपूर्ति रोकने की कोशिश की तो अमेरिका 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। हार्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक है और यहाँ किसी भी तरह की बाधा का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनका देश किसी पड़ोसी पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक कि उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ना हो। लेकिन युद्ध की विभीषिका के बीच ये वादा टूटता नजर आ रहा है। ईरान ने इस बयान के एक दिन बाद ही बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन पर मिसाइलों और ड्रोनों से भीषण हमला बोल दिया। इस हमले ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने का खतरा बढ़ चुका है। समंदर में खड़े जहाज से उठता आग का गोला, धुएं का गुबार और मचा हाहाकार। महाविध्वंस की ये तस्वीरें हैं फारस की खाड़ी की, जहां अमेरिकन नेवी ने भीषण अटैक कर 3 ईरानी जहाज को धुआं कर दिया। अमेरिका ने जंग के 11वें दिन समंदर में ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया। ईरानी जहाज को जलाकर राख कर दिया। इस विनाशक हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की नौसेना तबाह हो गई है। जंग में ईरान के 46 जहाज अमेरिका ने डुबो दिए हैं। The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? They said, it's more fun to sink them. I said, that's a... They like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. ट्रंप के सेक्शन ने ईरान के गुस्से को और भड़का दिया। ईरान ने सीधी धमकी दी कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो हॉर्मुज स्ट्रेट से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ईरान की सेना ने कहा कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन देशों को पहले इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा। ईरान ने जिस हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को रोकने की धमकी दी, वो दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। हॉर्मुज स्ट्रेट करीब 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान के अलावा सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से मिडिल ईस्ट देशों को अपना तेल बेचने में दिक्कत आ रही है। ईरान ने धमकी दी है कि जो देश इजराइल अमेरिका के राजदूतों को निकालेगा उसके ही जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने देंगे, जिसका सीधा नतीजा हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चेतावनी दी। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही रुक सकती है तो दुनिया के ऑयल मार्केट में बड़ा संकट आ सकता है। अगर यह परेशानी लंबे समय तक चली तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस समय दुनिया में तेल का भंडार पिछले 5 साल में सबसे कम है, इसीलिए अगर सप्लाई और कम हुई तो स्थिति गंभीर हो सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों को रोकने की चेतावनी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही रुकी तो मुश्किलें बढ़ने लगीं। कच्चे तेल की कीमतें अचानक से बढ़ने लगीं, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। Waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries. We're going to take those sanctions off till this straightens out. Then who knows, maybe we won't have to put them on. There'll be so much peace. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. And we have the greatest mine-sweeping ability. We have the greatest ships, and we know exactly where they're placed. We'll get them out of there very fast. But
We hope we don't have any of that. And again, if they do that, if they play that game, we're going to hit them at a level that they have not seen before. ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। ईरान पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिकी नेवी का कहर बरपेगा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि ईरान ने तेल सप्लाई रोकी तो अगला हमला बिजली ठिकाने पर होगा। As we continue Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. If they want to play that game, they better not play that game. In the long run, oil supplies will be dramatically. ईरान को ट्रंप धमकी पर धमकी दे रहे हैं, ईरान में महाविध्वंस की बातें कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की इस धमकी पर ईरान ने भी दो टूक अपना संदेश सुना दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा युद्ध फेल हो चुका है। उनकी पहली योजना असफल रही और अब वो दूसरी योजनाएं आजमा रहे हैं, लेकिन वो भी सफल नहीं हुई हैं। ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग ने पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉक होने से कच्चा तेल महंगा हो गया है। सवाल है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी रही तो क्या पूरी दुनिया इसका अंजाम भुगतेगी? क्या पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट बढ़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक डिफेंस एक्सपर्ट है, डॉक्टर DK गुप्ता विदेश मामलों के जानकार है। संजीव जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। अब लगातार हम देख रहे हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज 12वां दिन है इस युद्ध का और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए भी कई ज्यादा चैलेंजेस अब आने वाले समय में नजर आ रहे हैं। जी, ये बात सही है कि जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है तो क्रूड पर इफेक्ट आना शुरू हो चुका है ऑलरेडी और आगे भी इसका जारी रहेगा। देखिए, कारण ये है कि हम सब जानते हैं कि हॉर्मुज़ की स्थिति क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। और यही नहीं कि हॉर्मुज़ के पीछे से जो जहाज आते हैं, जो लेके आते हैं विदेश, कई देश उसमें शामिल, उसमें मेन सऊदी अरब है और जिसमें कि आर्मको जो उनकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है, तेल कंपनी है, वो अफेक्ट हो रही है। इसके साथ साथ जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो आप ये जो आपका प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बढ़ रही है और इसी को लेकर ट्रंप साहब थोड़े विचलित हैं, क्योंकि जितनी ऑयल की आपूर्ति रुकेगी, ये सब ऑयल की आपूर्ति ट्रंप साहब पर प्रेशर डालेगी। एक तरह से देखा जाए उनकी किरकिरी भी होगी, क्योंकि ईरान क्या कर रहा है कि ईरान वहां अटैक कर रहा है जहां पे वो ये समझता है कि यहां से ऑयल की आपूर्ति को बाधित किया जा सकता है। इसी के जवाब में 2 दिन पहले इजराइल ने मैसिव अटैक किया था उनकी ऑयल डिपोज पे, और रीजन ये था कि उनकी ईरान की जो ऑयल, उसी की रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी पर वार किया जाए। और इसके साथ साथ वहां की जो एनर्जी सोर्सेज है, जो ऑयल है, जिससे उनके पावर हाउस चलते हैं, बिजली बनती है, और ये पावर जो जाती है उनके बहुत सारे इंस्टॉलेशंस को, जैसे साइलोज हैं और इवन स्टोरेज है, मिसाइल फैसिलिटीज है, कंट्रोल रूम्स हैं, ये सब उनको बाधित करने की कोशिश की। तो ये एक संदेश था। मुझे लगता है कि शायद इजराइल और अमेरिका इस बात पर दोबारा गौर करेंगे कि कहां पर ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे कि हॉर्मुज़ पे ये आप जो तेल की है आपूर्ति है, उसको पार्शियली शुरू में किया जा सके। अभी तो तकरीबन बंद है और ईरान का कहना है कि अगर आप वहां के राजदूत को, कोई एम्बेसडर्स को निकालते हैं, उनके खिलाफ लिखते हैं, तो हम आपके जहाजों को पास होने देंगे। देखिए, जियोपॉलिटिकली ये पॉसिबल नहीं है। वहां अमेरिका, इजराइल बीच में आ जाएंगे और वो भी ये कोशिश करेंगे कि ऐसे देश अलग थलग ना पड़े जिससे कि ये ईरान दुनिया को 2 भागों में बांट सके। एक वो लोग जो वहां के राजनीतियों के खिलाफ, राजनयिकों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, एम्बेसडर्स को निकालते हैं, और दूसरे वो लोग जो नहीं निकालते हैं, यानी अमेरिका के फेवर में दिखते हैं। दूसरी बात यह है कि ये पूरा एरिया जो है हॉर्मुज़ का, ये भले ही 38-39 किलोमीटर वाइड हो, लेकिन जहां से जो मेन वाटर जो डेप्थ मिलती है शिप्स के लिए फ्लोट करने के लिए, वो इससे तकरीबन आधा है। और उसके अंदर भी जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, जो वेंटेज पॉइंट्स हैं, वहां पर ईरान ने वहां अंडर वाटर माइंस को लगाया हुआ है। और अमेरिका की परेशानी यही है कि अगर वो कोशिश भी करता है तो उसको पहले अपने वो माइन क्लियरिंग्स, माइन स्वैपिंग आपकी जहाज लाने पड़ेंगे। अमेरिका के पास वो 4 हैं जितना की मेरी जानकारी है, लेकिन वो चारों को इस एरिया में पूरे में डिप्लॉय नहीं कर सकता है।
लेकिन ये बात सही है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर है हॉर्मुज स्ट्रेट को पार्शियली एक्टिव करने का, और उसके लिए हो सकता है अमेरिका और इजराइल को जो वेस्टर्न पार्ट है, जहां की बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला है, उसके वेस्ट में भी आकर शायद कुछ फुटहोल्ड गेन करके और उस एरिया को अपने कब्जे में आंशिक रूप से लेना पड़े। ये छोटे छोटे द्वीप है जहां ईरान की जो बहुत सारी ऑयल सप्लाई है, पाइपलाइन बिछी हुई है, और वहां पर देखा जाए उनका ऑयल का स्टोरेज बहुत ज्यादा है। तो इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि मेन फोकस जो है वो हॉर्मुज के ओपन होने पर रहेगा। साथ ही साथ इजराइल और यूएस इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि जहां जहां से ईरान को ऑक्सीजन मिल रही है उन पॉइंट को अटैक किया जाए, सो दैट ये एक तरह से ईरान को बैकफुट पर रखा जाए और दूसरी तरफ उसका ध्यान थोड़ा वेस्ट से कम करके यहां पर अपनी मजबूती को बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, यानी कि कुल मिलाकर असर जो है वो साफ तौर पर देखा जाएगा। गुप्ता साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। मिडल ईस्ट के हालात किसी से छुपे नहीं है, क्या लगता है भारत की विदेश नीति पर भी इसका असर पड़ सकता है? तरन्नुम जी और आपको और मलिक साहब को जय हिंद, जय भारत। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जहां तक भारत की विदेश नीति बहुत ही उम्दा क्लास की चल रही है। यहाँ पे भारत ने जरा सा संतोष रखते हुए खोमेनी को लगभग 7 दिन बाद कंडोलेंस दिया। भारत ने 7वें दिन वहाँ के डिप्टी फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर से और वहाँ के अब्बासी जो मिनिस्टर हैं उनसे संपर्क साधा। उसके पीछे एक कारण था। पहले वो जानता था कि यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है बाधित हो सकता है और इंडो पैसिफिक के जो कंट्री है जिनका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट उससे होती है वो बाधित होगी और उसमें मैं भी रहूंगा। तो जिस तरह से एक मौका ढूंढा जाता है मोदी जी के द्वारा, इस कंडोलेंस के बहाने भी उन्होंने एक मौका ढूंढा। कंडोलेंस के बहाने भी वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से कहलवाया कि भारत के झंडे लगे हुए जहाजों को हम नहीं रोकेंगे। तो एक चीज तो यहाँ पे भारत ने उससे 2 टारगेट अचीव किए। एक तो जब अमेरिका ने आयरिस डेना को डुबोया तो उसके बाद भारत मुखर होकर अपना एक पक्ष रखा, क्योंकि 3 शिप थी, डेना थी, लावन थी और एक शिप थी। तीनों ने परमिशन मांगा था भारत से अपना पोर्ट पे रहने के लिए। तो भारत ने तीनों को परमिशन दिया था, लेकिन 2 शिप जो एक डुबोई गई है वो परमिशन ऑब्टेन करने के बाद भी वो बोली कि नहीं मैं जाना चाहती हूँ, और वो जाके लंका पोर्ट के पास, लंका के जो जल क्षेत्र है उसमें उसको डुबोया गया। तो भारत ने एक इंडो पैसिफिक के एक रक्षक के तौर पे अमेरिका को विरोध जताया उसने, और विरोध जताने की वजह से ही अमेरिका को दिखाने की कोशिश की कि देखिए अगर अभी तक तो मैं न्यूट्रल हूँ, हाँ, लेकिन जैसा मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मैं कभी न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं शांति का पक्षधर हूँ, मैं एक पक्ष का पक्षधर हूँ जो शांति चाहता है। तो भारत ने एक मैसेज दे दिया अमेरिका को कि अगर आपने जरा सा भी ज्यादती की तो हम स्विच ओवर कर लेंगे। और अभी तक एक चीज और गौर करिएगा कि भारत ने अमेरिका और इजराइल के अटैक को कंडेम नहीं किया है। भारत ने कंडेम नहीं किया है अमेरिका और इजराइल के अटैक को। तो मतलब भारत जो है दोनों पक्षों के साथ चल रहा है, और भारत जो है अपने जो लोगों की रिक्वायरमेंट है और एक बैलेंस बना के चल रहा है, ताकि हम उस तलखी में न पड़े, उसमें न पड़े, जिससे कि हमारा अपना कोई ऑयल जो है बाधित नहीं हो और हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हो कोई डिस्टर्ब ना हो। तो लेकिन डीके साहब, इसका असर हिंदुस्तान पर देखा जा रहा है, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर की बात हो या फिर कमर्शियल सिलेंडर की बात है। स्थिति हम देख रहे हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर होटल्स को बंद कर दिया गया है। देखिए, आप अगर भारत में नहीं देखिए, जापान का 95% से हॉर्मुज आता। भारत, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, चाइना के बाद में भारत को लाता हूं, क्योंकि भारत की केवल 40% रिक्वायरमेंट इस समय हॉर्मुज जा रही है, 95% जापान की जा रही है। तो सारे एक्चुअली हॉर्मुज का सप्लाई जो बायर्स हैं कौन है? केवल इंडो पैसिफिक के 5, 6, 7 देश हैं जो कि वहां से लेता है। अफ्रीका कोई इशू है नहीं, अमेरिका कोई इशू है नहीं, रसिया कोई इशू नहीं, चाइना। रही बात गैस की, भारत में ऑलरेडी 40% गैस भारत खुद पैदा करता है। 60% गैस जो है कतर साइड से आती है, जो कतर की रिफाइनरी जो बंद हो गई उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो भारत 4थे 5वें पोजीशन में जो कि विक्टिम है इसका। और आप एक चीज और देखेंगे तरन्नुम जी कि अभी तक ईरान ने सैंक्शन नहीं किया है, एक्सेप्ट यूरोपियन, अमेरिकन और इजराइल की जहाज को छोड़कर सैंक्शन नहीं किया। वो धमकी दे रहा है, कर रहा है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि जो नाम लिया जा रहा है तेहरान का, लेकिन एक्चुअली गेम खेल रहे हैं यूरोपियंस और अमेरिका।
उन अमेरिका में बैठा हुआ फाइनेंसर, यूरोप में बैठे हुए फाइनेंसर, सभी ने इंश्योरेंस इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि शिप को अगर लेके अगर आते हैं आप, तो आपका ट्रिपल खर्चा हो रहा है। तो वो उनको लॉस हो रहा है, इसलिए उन्होंने लंगर करके रखा कि मामला जब कुछ जरा शांत हो जाए फिर हम करेंगे। जैसे कि अभी टैरिफ के समय भारत में रुपया बहुत ज्यादा गिर रहा था, कारण था कि लोग एफटीए का वेट कर रहे थे, तब अपना एक्सपोर्ट करते अमेरिका को। तो यही साइकोलॉजिकल अभी चीजें यही चल रही है। तो यहाँ पे मेन जो गेम खेल रहा है वो यूरोप और अमेरिका खेल रहा है कि मैं जो है कितना पैसा इंश्योरेंस से कमा लूं, जिनको लेके जाना है। लेकिन अभी तेहरान ने, आप देखेंगे कि एक भी शिप पर डायरेक्ट वैसा अटैक नहीं किया है किसी भी देश पर जो इंडो पैसिफिक के देश हैं। अगर कोई छोटा मोटा अगर सिंबॉलिक अटैक किया है तो यूरोपियन शिप रही है या कोई रहा, लेकिन अभी तक तेहरान ने उस पर, लेकिन और भी बता रहा हूं कि 50 साल के अभी जो भी कॉन्फ्लिक्ट है तेहरान में या मिडिल ईस्ट के अंदर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कभी चुप नहीं किया गया है। धमकियां दी गई हैं, कोशिश की गई, एक दो शिप पे वार किया गया है, जिस संख्या जैसी बढ़ती है, लेकिन कभी चुप नहीं किया गया। उसका इंपॉर्टेंस ईरान भी समझता है, अगर करेगा तो आप वार होगा तो इसकी एक ही इकोनॉमी की नड़ी है जो चाइना को जाती है। अब वो जो जाती है उसका भी वहां से शिपमेंट रुक जाएगा। अभी 11 टैंकर अभी सैटेलाइट बता रही है कि चाइना की तरफ गए हैं, तो ईरान को पैसा चाइना से मिल रहा है। अगर ऐसा करेंगे तो वहां पे इन्होंने पूरी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन सबने अपनी फौज खड़ा कर दी रेड सी के पास, तो ये भी अटैक करेंगे। अशद हौजी दे आर रेडी। तो ईरान भी समझता है कि मैं रिएक्ट करूं, लेकिन अगर मैं इसको कार्य रूप में लाऊंगा तो मुझे भी दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पे 58 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 22 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो ईरान का है, जो कि एज पर यूनाइटेड नेशंस उसको दिया गया है। ईरान उसको यूनाइटेड नेशन एक्सेप्ट भी किया, लेकिन आज तक पार्लियामेंट में उसने पास नहीं कराया है। तो टेक्निकली जो है वो क्षेत्र सब पूरे दुनिया का है, ईरान का भी नहीं है। बिल्कुल देखिए साहब, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है जमीनी स्तर पर अगर हम देखते हैं तो। संजीव जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। स्थिति हर एक दिन बदल रही है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ये लड़ाई 10 साल तक भी जारी रहेगी तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है, सैन्य शक्ति की अगर बात कर ली जाए, ईरान इतना सक्षम है कि वो अमेरिका से 10 साल या फिर 5 साल तक भी वो लड़ पाएगा? दूसरी चीज़ ये कि अगर ये लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाती है, मान लेते हैं, तो क्या अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं वो भी वॉर फ्रंट पर सामने आ सकते हैं? तरन्नुम जी, इसके कई एंगल हैं इस टाइम ऑपरेशन के। पहली बात तो ये देखिए कि जिस अमेरिका ने 4 साल पहले यूक्रेन को पैसा दिया, हथियार दिए, नेटो कंट्रीज के थ्रू हथियार बेचे, और बाइडेन प्रशासन ने पूरा रूस को उसमें खींचा। उनका मकसद था ही नहीं कि रूस हार जाए या क्या है, उनका मकसद ये था कि रूस को उलझाए रखिए आप और उसको लंबा खींचिए, सो दैट रूस अंदर से खोखला होता रहे। लेकिन वो शायद इस बात को दरकिनार कर गए कि रूस एक बैटल हार्डन्ड कंट्री है, और मैं जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मेरी तो एनालिसिस ये कहता है कि देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी अमेरिका नहीं जीता, भले उसने एटम बम गिराया। ये रूस की सेना थी जिसने जर्मनी को धकेला और वहां पे असली डिसाइसिव एक्शन लिया और ऑपरेशन को अंजाम देकर एक तरह से जर्मनी को भी एक तरह सरेंडर करा दिया लिटरली। अच्छा, अब आता हूं मैं इस ऑपरेशन पे। तो कहने का मतलब है कि मैं ये बात इसमें मेंशन किया, क्या रूस इस मौके को गंवाना चाहेगा? रूस चाहेगा कि अमेरिका इसमें उलझा रहे, लंबे टाइम तक उलझा रहे। दूसरी बात एक आती है, देखिए जितनी ऑयल की सप्लाई है अब इसमें रीओरिएंटेशन होना शुरू हो गया है। वेनेजुएला, हालांकि उसके पास दुनिया के इतने बड़े रिजर्व है, पर प्रॉब्लम यह है कि वहां पर रिफाइनिंग कैपेबिलिटी बहुत कम है। अमेरिकन जो कंपनियां बीच में गई थी वो वापस हो गई थी, वापस जा रही हैं, लेकिन ओवरनाइट ये फैसिलिटी नहीं क्रिएट होती है। दूसरी बात यह है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर के अंदर, और हम सब जानते हैं वो अंबानी ग्रुप के पास है। और ये भी बात सही है कि देखिए, जब ट्रम्प साहब का जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो उन्होंने इस परिवार को इन्वाइट किया था कि उनको मालूम था कि ये ग्रुप उनकी कितनी मदद कर सकता आने वाले वक्त में। इसलिए बाइडेन, जो ट्रम्प प्रशासन है, एक तरह से देखा जाए भारत को हिंट कर रहा है कि आप चाहे तो रशिया से अपना ऑयल इंपोर्ट बढ़ा सकते हैं। ये कोई अभी पिछले दिन उन्होंने, हालांकि उनका जो वक्तव्य है वो नहीं ले सकता, उन्होंने कहा था कि हम परमिट करते हैं। अमेरिका कौन होता है हमको परमिट करने वाला? ये हमारा डिसीजन है, हमारे देश की बात है, हम अपने देश के हित में जो करें। और अमेरिका ये चाह रहा है कि हम जामनगर रिफाइनरी से ज्यादा रिफाइन करके इवन दूसरे कंट्रीज को दे, सो दैट ये ऑयल प्राइसेस थोड़े से स्टेबलाइज रहे और ये ऑयल की सप्लाई में थोड़ा बैलेंस बना रहे। अब आती है चीन की बात। चीन को तो सबसे बड़ा झटका दिया है अमेरिका ने, क्योंकि वो क्या रहा था, जैसे कि साहब भी बता रहे थे, जैसे ट्रम्प वार शुरू हुआ, जैसे ट्रम्प साहब ने चीन के खिलाफ एक्शन लिया, तो चीन क्या करता था? चीन ऐसा एक्शन लेता था कि उनको उल्टा ही अपना डिसीजन लेना पड़ता था। अमेरिका ने ये किया है और चीन हर बार इसमें विक्टोरियस हुआ है।
हुआ क्या है कि चीन को दबाने के लिए उन्होंने वेनेजुएला का खेल खेला, क्योंकि वेनेजुएला से इतना तेल चीन को जाता था कि चीन एक तरह से देखा जाए एक बेफिक्र था। दूसरा, चीन ने बहुत सारे लोन्स दिए हुए हैं जो सॉफ्ट लोन्स है या बहुत कम इंटरेस्ट पे वेनेजुएला को दिए हुए हैं। तो वेनेजुएला उस लोन के अगेंस्ट में भी कुछ बहुत सारा ऑयल उनको एज ए बार्टर दे रहा था, एक तरह से लोन के अगेंस्ट में दे रहा था। तो अभी अमेरिका की कहानी ये हुई कि वो चीन को दबाए तो दबाएगा, तो अमेरिका ने बहुत अच्छा मौका ढूंढा और वेनेजुएला वाला एक तरह से नस दबाई। और दूसरी हुई ईरान, क्योंकि यहां से चीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा एनर्जी का जाता है, आज भी जा रहा है थोड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ बाधित तो हुई है। हमारे यहाँ जो स्थिति है, मैं समझता हूं कि जो आज आप कह रहे हो कि भाई बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए, मेरे ख्याल से प्रिकॉशनरी है और गवर्नमेंट एक नापातुला कदम ले रही है ये, और लेना भी चाहिए, क्योंकि अचानक कल एस्केलेशन होने से, ज्यादा बाधा आने से एटलीस्ट वी शुड नॉट बी फाउंड वांटिंग। और यही रीजन है कि आज हमारे जैसे पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास ऑलमोस्ट 2 महीने का रिजर्व है, 2 महीने का रिजर्व है, जितनी की गवर्नमेंट डेटा है और हम जितनी हमारी जानकारी है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ये वॉर लंबा भी जाता है तो इसके रिपरकशन, इसके डायनेमिक्स समय के साथ साथ चेंज होंगे, क्योंकि कोई भी वार पहले दिन की प्लानिंग पर नहीं चलता है, समय के साथ साथ रिएक्शन। और बिल्कुल बिल्कुल संजीव सिन्हा, यानी कि वक्त के पहले जो है एहतियात बरतना बिल्कुल जरूरी है और सरकार ने वो किया भी है। बने रहिएगा आप सभी। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तबाह की ईरान की समुद्री सुरंग। आपको बता दें कि माइन बिछाने वाले 16 जहाजों को तबाह किया है। अमेरिकी सेना ने नष्ट किए ईरानी जहाज। ईरान के माइन लेयर जहाज को नेस्तनाबूद कर दिया गया है और अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया है। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका की तरफ से फिलहाल हमले कम नहीं हो रहे हैं। एकाएक करके अमेरिका ईरान पर बड़े हमले कर रहा है और ईरान के माइन लेयर जहाज को नष्ट करने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया। बाकायदा उसका वीडियो भी जारी किया गया है। माइन बिछाने वाले 16 जहाजों को तबाह कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से इस तरह से कार्रवाई की गई थी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बाकायदा उसका वीडियो भी जारी किया है। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। डीके साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। स्थिति हर एक दिन खराब हो रही है और जिस तरह से ये युद्ध बढ़ रहा है, लग रहा है कि आने वाले समय में तेल के दामों में भी उछाल देखा जा सकता है। जाहिर है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ा असर होगा। देखिए, जैसे कि कल 11% जो है ऑयल का रेट कम हुआ। मैं बता दूं कि अभी ऑयल का जो रेट बढ़ रहा है वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि ऑयल बाधित है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि साइकोलॉजिकल एक इन्वायरमेंट क्रिएट है, पहली बात। दूसरी बात कि ऑयल की आपूर्ति इसलिए कम है क्योंकि जो खाड़ी देश हैं वो स्टोरेज कैपेसिटी उनके पास नहीं है, इसलिए वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। और बहुत जगह इनके लिए राशनिंग कर लेगी। देखिए, अभी कोरिया में, अभी थाईलैंड में उन्होंने टैरिफ हटा दिया है ताकि रेट कम रहे। हाँ, तो हर एक देश अपने अपने ढंग से ले रहा है। अब दूसरी बात, जो अमेरिका का भी आप न्यूज बता रही थी कि अमेरिका ने, मैं वेरी फर्स्ट डे कर रहा हूं कि अमेरिका और इजराइल वेरी प्रोफेशनल वॉरियर, और वो किसी चीज को बहुत ही टारगेटिव ढंग से करते हैं। एक केवल वहां पे अटैक कर रहे हैं जहां पे कि ग्रास रूट खत्म कर दिया जाए ईरान का, जैसे मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, मिसाइल बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं, और जैसे अभी आपने बताया कि जो उनकी सुरंगें हैं जहां पे माइंस बिछाई जा रही है, उस पर अटैक हो रहा है ताकि उन सब। अब आज उसका परिणाम देखिए कि पूरी की पूरी, आज ईरान के पास इतना बड़ा समंदर है, बिल्कुल बिल्कुल डीके साहब, और कहीं ना कहीं रुक कर लेकिन हर एक सटीक हमला जो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, आएंगे और समझेंगे भी और गहराई से कि आखिर अमेरिका इस तरीके से अटैक क्यों कर रहा है और प्री प्लान तरीके से इस पूरे घटना को अमेरिका अंजाम दे रहा है। आप सभी बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 12वां दिन है इस महायुद्ध का। हर एक दिन बदलती तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा रही है। ईरान में लगातार खतरा भी मंडराता दिख रहा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डीके साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। ग्रास रूट पर लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान पर अटैक किया जा रहा है। प्लीज आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं समझ पा रहा हूँ किसी भी युद्ध का एक जो एग्जिट होता है उससे पहले इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन में बहुत टारगेट क्लियर था। देखिए, 5.6 बिलियन, जो अभी सुबह में न्यूज पढ़ रहा था CNN का, 5.6 बिलियन जो सबसे ज्यादा 24 घंटे के अंदर अमेरिका ने खर्चा किया था। वेरी फर्स्ट टारगेट पॉलिटिकल रेजिम को चेंज करना। देखिए, आप अगर आप बहुत ज्यादा अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो अब्बासी और आपके प्रेसिडेंट जो है वो है, और आपके इनके बेटे जो है, इनके बेटे ने भी एक भी ऐसा ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट नहीं जारी किया जो अमेरिका को खून खौला दे। तो ये मॉडरेट में आ रहा है। हालांकि 2019 में अमेरिका ने मोर्चा को ऑलरेडी बैन कर चुका है,
लेकिन बाद की परिस्थितियां देखते हुए कोई भी अभी अमेरिका का लीडर एक्सेप्ट IRGC को छोड़ के, उनके जो कमांडर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके छोड़ के जो लीडरशिप है, एक भी ऐसे बयान जारी नहीं कर रही जिससे कि एक तो और बढ़े। तो अमेरिका यही चाह रहा है कि एक मॉडरेट लीडर को वहां पे बना दिया जाए। तो पहले दिन उन्होंने अपना पॉलिटिकल टारगेट अचीव कर लिया, मेरा अंडरस्टैंडिंग है। रेजिम चेंज करने का मतलब ये नहीं कि कोई दूसरे खानदान से आ जाए या कोई और है। ठीक है, हमारी बातें माने और बहुत ज्यादा अग्रेसिव न रहे मिडिल ईस्ट के अंदर। और दूसरी बात है कि टारगेट इनका, मुझे जहां तक लगता है कि इराक, सीरिया और लीबिया वाला कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ईरान को जीता नहीं जा सकता। मैं बता दूं ना, कोई यहाँ पे दुनिया में अंपायर है कि बताएगा कौन जीता कौन नहीं जाए, वो तो बस दिखता है। तो ये भी इनकी एक है कि जितना हम इनको अगर लंबा युद्ध खींचेंगे, मैं पिछली बार भी आपसे हम लोग जब वार्ता कर रहे थे तो यही बता रहे थे कि लंबा खींचना अमेरिका के लॉस में नहीं है। अमेरिका के लिए हम वैश्विक असर पे लग सकता है कि अरे उसको ज्यादा दिन खींच दिया, बड़ा आदमी था फिर भी इतना खींच दिया, नहीं, लॉस नहीं है। यूक्रेन का लंबा युद्ध खींचा जरूर है, लेकिन यूक्रेन ने इतनी जमीन भी कब्जा की, तो इसलिए अमेरिका अपने पॉकेट से 1 रुपया लगा नहीं रहा है। जो टैरिफ को वेपनाइजेशन किया, उसमें कम से कम 200-300 एक्स्ट्रा बिलियन डॉलर कमाया 2024 से, उसमें से $50 बिलियन यह खर्चा करेगा। अपने पैसे को नहीं खर्चा किया उसने कोई मैन पावर लगाया, ना उसने कोई फैक्ट्री लगाई, वो बिलियन हमारे टैरिफ से कमाया। उसी में से एक बड़ा टारगेट जो मिडिल ईस्ट का टारगेट है, आप मैं बता दूं तरन्नुम जी कि अमेरिका के अंदर एक ऐसा सेंटिमेंट है मिडिल ईस्ट के लिए कि वहां पे कहा जाता है कि जेरूसलम का मंदिर तभी बनेगा जब बहुत बड़ा एक युद्ध वेस्ट में होगा, और वहां के बाद तब जेसस आएंगे उस मंदिर को बनाएंगे। वहां के लोगों में क्रिश्चियनिटी जो है वहां की मिडिल ईस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तो मिडिल ईस्ट में खासकर ईरान को पसंद नहीं करती। तो वहां का एक पॉलिटिकल प्रेशर भी ट्रंप पे है। ट्रंप भी चाहेंगे कि मैं एक स्टालवर्ट नेता बन के उभरूं, कि मैंने देखो वेस्ट में जो ईरान की बात सदियों से चल रही थी, मैंने उसको तबाह कर दिया या बर्बाद कर दिया, और मैं अपनी सरकार। तो ये वहां पे एक चीज है, और इजराइल के लिए इतना तगड़ा सपोर्ट है कि अगर वहां पे इजराइल का अगर विरोध करते हैं क्रिश्चियनिटी, इसी में कमला हैरिस हारी थी, जो डेमोक्रेट्स वोटर्स थे, उन्होंने जब तारीफ इन्होंने इजराइल की किया कमला हैरिस ने, तो वो डेमोक्रेट जो यंगस्टर्स थे जिसमें ज्यादा बिलीव नहीं करते, उन्होंने अगेंस्ट वोट किया कमला हैरिस को। अरे तो वहां पे ईरान से भी ज्यादा एक पॉलिटिकल और जो रिजिलियस जो है प्रेशर है ट्रंप के ऊपर कि हमको डिसिसिव करके ईरान को बर्बाद करना है, ताकि हिजबुल्लाह, हमास है, और इजराइल के लिए सेफ पैकेज है। तो इजराइल को अपना एक छोटा भाई या अपने घर का सदस्य मानते हैं। तो इस सारी चीजें मिला के अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पे अमेरिका जो अपने टारगेटिव लक्ष्य की तरफ जा रहा है, और ज्यादा दिन तक युद्ध खींचना ये ईरान के लिए भारी पड़ेगा। वो भले ही स्कोर माइलेज कर लेगा कि मैंने फ्रांस के बेस पर भी अटैक किया, मैंने ब्रिटेन के जाहिर है अटैक किया, ईरान को जो है स्कोर कर ले, मिडिल ईस्ट को हमने परेशान किया, यूएई को हमने टारगेट किया, लेकिन लॉस उसी का अल्टीमेटली होगा। जी बिल्कुल डीके साहब, संजीव साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। जैसा कि डीके जी ने भी जिक्र किया कि अगर ये युद्ध बहुत लंबा चलता है तो ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, हालांकि अमेरिका को उतना नुकसान नहीं होगा। क्या लगता है समुद्री रास्तों पर भी सैन्य टकराव और ज्यादा बढ़ जाएंगे आने वाले समय में, और वहां पर भी बहुत नुकसान होगा दोनों मुल्कों को? तरन्नुम जी, देखिए ईरान का पक्ष इस टाइम वो है कि ईरान एक इंफॉर्मेशन वारफेयर के तहत भी ये चीजें फैलाएगा। देखिए किसी भी ऑपरेशन का हिस्सा होता है इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन वारफेयर ऑल्सो, क्योंकि उससे क्या है कि दुनिया को एक पिक्चर दिखाई जाती है और ये एक बनाया जाता है, एक हवा बनाई जाती है कि देखिए हम पीछे नहीं हैं। ईरान की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो आज की डेट में मिसाइल से भी बड़ी शक्ति ड्रोन शक्ति है, क्योंकि ड्रोन क्या है, इसको मैन्युफैक्चर करना भी टाइम में कम लगता है और उसके पास उसमें जो लागत आती है, इन्वेस्टमेंट आता है, वो भी कम होता है, और इनको छोटी जगह में बनाया जा सकता है। इसी तरह से अभी जैसे गुप्ता जी बता रहे थे, बिल्कुल सही है कि ईरान की इन फैसिलिटीज पर खासकर मिसाइल प्रोडक्शन, ड्रोन प्रोडक्शन और इनका स्टोरेज, इनके लॉन्चिंग साइट। अभी ये लॉन्चिंग में भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए कुछ ऐसी चीजें जो कहते हैं ना, उनके पास टनल्स हैं और मिसाइल्स के सिटीज हैं। होता क्या है कि कई बार टनल्स के बाहर से जो मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं, उनके ऊपर जो छोटी मिसाइलें होती है वे लॉन्च करके फट से लॉन्चर्स वापस जा सकते हैं, तो इनको थोड़ा ट्रैक करना मुश्किल होता है। लेकिन जो लॉन्ग रेंज की है, जैसे अगर इजराइल में मिसाइल लगानी है तो उनको 2000 किलोमीटर वाली मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, 1800 से 2000। ये मिसाइल जो होती है ये जनरली मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च नहीं होती है, कुछ एक वर्जन को छोड़कर। तो इनके लिए साइलो से जब आप करते हो तो आप अपनी पोजीशन को रिवील कर देते हो।
यही बात हालत है कि इसी ताक में रहता है इजराइल और अमेरिका कि एक बार ये मिसाइल लॉन्च करें, हमको इनके लोकेशन पता चले और फिर वो उन पर अटैक करे, उनको नष्ट करे। प्रोडक्शन फैसिलिटी मोसाद के पास पूरी डिटेल है, कहां पे कौन कौन से ट्रेन बनाए जा रहे हैं, वहां पे अटैक किए जा रहे हैं। बिल्कुल संजीव साहब, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने दागी सबसे घातक मिसाइल, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खार्मुज शहर 2 टन वॉरहेड के साथ दागी गई है। खार्मुज शहर मिसाइल दागी गई है, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। IRGC ने मिसाइल दागने का वीडियो जारी किया है। तो आपको बताते चले कि इस बीच जो है एक करके अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला जो है लगातार इस बीच किया जा रहा है। अमेरिकी सैन्य यहाँ पर जिस तरीके से वीडियो जो है वो जारी किया गया है और IRGC ने मिसाइल दागने का वीडियो यहाँ पर जारी किया। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है। अमेरिका ने एयरपोर्ट के पास 20 धमाके किए हैं। रात भर अमेरिका इजराइल ने हमला किया है। हमले में US के बम वर्षक विमान का इस्तेमाल किया गया है। बेहद घातक बम का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया गया। तो ये बड़ी खबर, और लगातार एयरपोर्ट समेत कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बार बार निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसे में ये जिस तरीके से हालात जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होते नजर आ रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, घातक मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। तरन्नुम जी, देखिए, जहां पे डॉक्टर गुप्ता जी बोल रहे थे, मैं उस बात को थोड़ा सा जोड़कर आगे ले जाना चाहूंगा। आपको जब ऑपरेशन लॉन्च होता है ना, आप ऑपरेशन के दौरान कुछ नुकसान कम और ज्यादा होते रहते हैं। आप इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, उनसे मोरल इफेक्ट और न्यूज बनाने का मौका जरूर मिलता है। होता क्या है कि आपका लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ऐसे नहीं आए हैं, वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। और ये भी मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस बात से कि रिजीम चेंज का मतलब ये नहीं है कि उनको पूरी तरह से वहां पे उखाड़ फेंकना, बाहर से कोई पैराशूट, ये भी उसमें शामिल होता है। लेकिन सवाल ये है कि जो पहलवी वंश के जो वहां पे बैठे हुए हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, चक्कर उनका कनेक्ट कम हो चुका है वहां की, क्योंकि जनरेशन चेंज हो चुकी है। 80s में जो जनरेशन थी, उनका लगाव उस पहलवी राजवंश से ज्यादा था, उनके प्रति सहानुभूति ज्यादा थी। आज एक डिस्कनेक्ट ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि एक नहीं 2 जनरेशन चेंज हो चुकी है। लेकिन मैं ये देखता हूं कि अमेरिका की कोशिश रहेगी कि मिलिट्री ऑपरेशन के साथ साथ वहां पर चीजों की थोड़ा सा टाइटन किया जाए, चीजों की कमी को बढ़ा जाए, सो दैट लोगों का जो अनरेस्ट है उसको और बढ़ा जाए। इसी दौरान अंदर से ही किसी को उभारा जाए, किसी ग्रुप को उभारा जाए, और वहीं से जो उनके यहाँ पे जिसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी एक्सेप्टेबल हो, उसी को शासन दिया जाए और एक मॉडरेट शासन स्थापित किया जाए, जो कि अमेरिका की खिलाफत ना करे और इजराइल के खिलाफ अपनी पॉलिसी को बदले। क्योंकि क्या था कि आप याद देखोगे, इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान दूसरा कंट्री था ऐसा कि इजराइल के बनने के बाद उन्होंने उसको मान्यता दी थी, और 48 से लेके 79 तक बहुत अच्छे रिलेशन थे। यानी ईरान अमेरिका, यानी अमेरिका इज ऑलराउंड, ईरान अपना पूरा ऑयल प्रोडक्शन, और इजराइल एक टेक्निकल हब। ये एक बहुत अच्छा ट्रायंगल चल रहा था, और देखा जाए ये बहुत बड़ी महाशक्ति उस टाइम बन चुकी थी 79 तक। अब हुआ क्या, 79 में जो इस्लामिक क्रांति आई, और इस्लामिक क्रांति पर उन्होंने एक तरह से देखा जाए जो वहां के उस टाइम के जो तख्ता पलट करने वाले थे, उन्होंने ये देखा कि वहां पर जो वहां की सोसाइटी है बड़ी फलती फूलती है, उस सोसाइटी को एक तरह से थोड़ा सा एलिनिएट करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने वहां पे अपने रूल्स थोपे और उसको ले गए दूसरी तरफ, यानी धार्मिक उन्माद की तरफ उन्होंने बढ़ाया। बहुत बड़ा तबका आज भी एक फ्रीडम चाहता है, इन खासकर इन जबरदस्ती वाले वसूलों से। यही कारण है कि अमेरिका ने इसको भी एक बार मुद्दा बनाया, ग्राउंड बनाया अटैक करने का इजराइल के ऊपर। तो और दूसरी बात यह कि ईरान हमेशा एक इस्लामिक उम्मा की जो पूरा ग्रुप है, उसमें उसकी चौधराहट दिखाने के लिए उसने इजराइल का विरोध पकड़ लिया। उसने कहा कि हालांकि मैं, अगर मेरे से आप इंडिपेंडेंट पूछो, फिलिस्तीन का भला इनमें से कोई नहीं चाहता। फिलिस्तीन को हथियार बनाया हुआ है, ये चाहते कि फिलिस्तीन का मुद्दा जिंदा रहे, और फिलिस्तीन का मुद्दा सेटल हो गया तो इनकी रोटी बंद हो जाएगी। तो यही कारण रहा कि इसने अपने खिलाफ इजराइल को इतना कर लिया, और भूल गए कि इजराइल के साथ अगर लोग, अमेरिका है, टेक्नोलॉजी है, हथियार है, तो आप उनके साथ डायरेक्ट लड़के देखा जाए अपनी ही जनता का नुकसान कराएंगे। अच्छा होता कि एक टेबल पर बैठकर और बीच का रास्ता निकाल लिया जाता, और ये पूरी दुनिया को इस तबाही से बचाया जाता। मैं आखिर में अपनी बात को यहां कंक्लूड करता हूं कि ये बात सही है कि अमेरिका को इस टाइम प्रेशर आ रहा है, पूरी दुनिया उनकी तरफ देखती है, क्योंकि दुनिया का एक वाहिद और एक बहुत बड़ा एक तरह से टेक्नोलॉजी के एडवांस और मजबूत मुल्क है, मिलिट्री भी। लेकिन आप याद रखिएगा तरन्नुम जी
कि जब किसी कंट्री की इकोनॉमी को बचाना होता है तो मिलिट्री ऑपरेशन ही उसको सहारा देते हैं। एक तरह से दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। किसी देश की अर्थव्यवस्था और उसके मिलिट्री माइट एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। आप कितने भी आप इकोनॉमिकली पावरफुल क्यों ना जाए, अगर कोई आपके पास मिलिट्री माइट खुद की नहीं है तो आप वल्नरेबल है और आप देखा जाए कभी भी आपको नीचे लाया जा सकता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हर देश अपने आप को आगे पुश करने की कोशिश रहता है। और भारत का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं एक बहुत अच्छी बैलेंस्ड अप्रोच चल रही है। नॉन अलाइंड से लेके ऑल अलाइंड की जो पॉलिसी है, मैं समझता हूं ये पे करेगी। इसलिए पे करेगी, हमने ईरान को भी सपोर्ट किया है और अपने इंटरेस्ट को रखते हुए दुनिया को कन्विंस किया है कि देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम बाहर पे अगर चाह रहे हैं तो उनका रीजन ये है। हमारे खिलाफ कुछ लोग हैं जो हमको टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, एनसर्किल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका भी जो है हिंदुस्तान का रुख बिल्कुल बैलेंस्ड है। डीके साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। हिंदुस्तान का रुख बैलेंस्ड है, लेकिन हिंदुस्तान मध्यस्थता के लिए एक सबसे बेहतर मुल्क भी है, क्योंकि अमेरिका के साथ भी अच्छी दोस्ती है, ईरान से भी अच्छी दोस्ती है और इजराइल से भी अच्छी दोस्ती है। क्या लगता है कि ये बैलेंस का लाइन क्रॉस करके हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ सकता है और मध्यस्थता के लिए वो सामने आ सकता है? जी देखिए, अगर हम पिछले अगर मोदी रेजिम से देखें हम लोग तो, वैसे हम जॉर्ज बुश से देखें जो 9/11 हुआ था, तब से भारत की जो एक इंटरनेशनल पावर शेयर है वो बढ़ती गई है। जब 9/11 अटैक हुआ उसके बाद जो अमेरिका का जो इंक्लाइनेशन था भारत की तरफ, जो दूर था वो नजदीक आने लग गया। और जॉर्ज बुश की तो ऐसी दोस्ती थी इंडो यूएस रिलेशन में, जिसमें मैं अपनी बुक में भी लिखा हूं कि एक गोल्डन एरा था। उसमें बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ हो गए और उसके बाद उसमें इराक उसके युद्ध भी हुआ और भारत के वन एग्रीमेंट पे, मतलब भारत के लिए बहुत सारी रियायतें दी गई थी। और उसके बाद जॉर्ज बुश के बाद सिर्फ प्रेसिडेंट भारत में एक है, और उसके पहले 37 साल तक कोई प्रेसिडेंट भारत नहीं आया था। मतलब भारत को एक छोटा देश या इकोनॉमिकली वीक या जो भी कहिए, वो लोग का अपना नजरिया था। तो यहाँ पे भारत का इंटरनेशनल शेयर बड़ा है और भारत की जो नेतृत्व है, मैं जो देख रहा हूं नरसिम्हा राव के बाद, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी लोग, इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि हमको अपने इकोनॉमिक रिजिलियंस में बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि मेरे पास सैनिक हैं, हमारे पास बड़ी आर्मी है और हमारे पास एक मैन पावर है। तो क्यों ना अगर हम आर्थिक स्थिति से अगर मजबूत हो जाए, जैसा मलिक साहब बोल रहे थे कि दोनों चीजें दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो भारत अभी इस इकोनॉमी पे पहुंचा हुआ है कि अभी भी भारत बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। बिल्कुल, ऐसे में डीके साहब आपने बिल्कुल जी 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 डीके जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? सुनाई दे रहा है? हाँ जी पहुंच रही है। जरा सा मेरा मोबाइल हिट हो जा रहा है। तो उसमें क्या है कि भारत अभी अगर मध्यस्थता करने का अगर ऑप्शन देता है तो भारत का पूरे वर्ल्ड वाइड स्ट्रेटेजिक पावर में उसका शेयर बढ़ाएगा। तो भारत को इसमें वक्तव्य जारी करने में मुझे लगता है स्वागत होना चाहिए कि भाई मध्यस्थता करना, कोई एक दूसरे दोनों पक्षों के साथ आते हैं, तो ऐसा करने से भारत का ओहदा बढ़ेगा। हाँ, लेकिन यह है कि भारत कोई रिएक्टिव कदम नहीं उठाया। जैसे भी बांग्लादेश को, आज का न्यूज है, बांग्लादेश को भारत ने बोला है कि तुम्हारे साथ दिक्कत हो रही है, मैं डीजल सप्लाई मैं करता हूं। देखिए, भारत के पास जैसे कोरोना में वैक्सीन नहीं था, फिर भी उन्होंने मिडिल ईस्ट के देशों को वैक्सीन दिया। तो इससे भारत का कद बढ़ता है। और भारत ने अभी जो 4-6 महीने के अंदर हुआ है चारों तरफ बॉर्डर पे, नेपाल, बांग्लादेश, कोलंबो सब में, अफगानिस्तान, सबसे भारत ने मालदीव वगैरह से सबसे अच्छे रिलेशन बनाए हैं। ये भारत की कूटनीति की बहुत बड़ी सफलता, अगर उसको पॉजिटिव नजरिए से देखें। अदरवाइज अगर हमें चाहेंगे कि नहीं भारत कुछ नहीं कर रहा है, भारत ये नहीं कर रहा है, भारत को परमिशन किसने दिया, भारत को, ये सब चीजों में हम रिएक्टिव हो जाते हैं। जब रिएक्टिव हो जाते हैं हम रिजल्ट नहीं ले पाते। तो भारत एक बहुत ही अच्छा, हाँ, लेकिन भारत अगर मध्यस्थता की अपील करता है तो ये भारत के ओहदे को बढ़ाएगा। जी तरन्नुम जी। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। आपसे समझना चाहेंगे, ये वॉर लंबा खींचता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है, इसका अंत नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। वन टेबल टॉक की भी कोई उम्मीद बची नहीं है। खुद अब्बास अरागची की तरफ से भी कहा गया है कि अमेरिकी सेना की तरफ से बार बार कार्रवाई हो रही है, लग नहीं रहा है, कोई भी उम्मीद नहीं है कि अब बातचीत हो पाएगी। क्या लग रहा है, प्रॉक्सी वॉर की तरफ हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? आने वाले समय में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। IRGC की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? तरन्नुम जी, देखिए, ये ऑपरेशन तो थोड़ा लंबा खींचेगा। अगर कोई, मुझे लगता था बहुत सारे ये कह रहे थे कि 9 हफ्ता 2 हफ्ता, या अमेरिका की तरफ से जो शुरू में स्टेटमेंट आ रहे थे, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दम था या उसमें असेसमेंट था। मुझे लगता है वो स्टेटमेंट एक तरह से मिसलीड करने के लिए थे। देखिए, ईरान एक ऐसा कंट्री है जो एक तरह से नेचुरल फोर्ट्रेस है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहां पे अमेरिकन सोल्जर या इजरायली सोल्जर अभी ग्राउंड पे जाने का मुझे नहीं लगता कोई संभावना है, या वो ऐसी गलती करेंगे। कारण यह है कि ऐसी गलती करते ही वो फंस जाएंगे, क्योंकि अमेरिका या इजराइल अपने एक एक सैनिक के लिए उनकी
यानी उनकी जब जान जाती है, दे आर वेरी सेंसिटिव, बैकलेस कंट्री में बहुत ज्यादा होता है, तो वो इस जोखिम को नहीं लेना चाहेंगे। अभी आता हूं मैं कि ये क्या हो रहा है, ये लंबा क्यों खिंच रहा है। देखिए, ईरान भी इतनी जल्दी नहीं करने वाला, क्योंकि क्या देखो, वहां पे जो खमेनेई का एक मेंटेलिटी थी, आप रिजीम मत करिए, 79 से लेके एक पूरी मेंटेलिटी तैयार हुई, पूरी पौध तैयार हुई, पूरी जनरेशन तैयार हुई है उनके फेवर में, बहुत बड़ी संख्या है वहां पे। और आईआरजीसी का जो रिक्रूटमेंट होता है, आप फॉलो करती है तो आपको ज्यादा भी जानकारी होगी। देखिए, जब भी एक रिक्रूट को रिक्रूटमेंट होता है, उसको खमेनेई प्रशासन की रिजीम के प्रति वफादारी की कस्में दिलाई जाती है, ओथ दिलाई जाती है, और उसका ब्रेन वॉशिंग ये होता है। और आईआरजीसी इज नॉट ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ओनली, ये धार्मिक और इसके साथ साथ पॉलिटिकल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखा जाए, ये सबसे पावरफुल वहां की एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर खमेनेई साहब का डायरेक्ट कंट्रोल होता था, डायरेक्ट ऑर्डर चलते थे। और वहां के प्रेसिडेंट साहब हालांकि कहते हैं इलेक्टेड है, बट वो एक नाम मात्र के इलेक्शन है। असली चीज वहां पे खमेनेई साहब का था। आयतुल्ला जो वहां का अपॉइंटमेंट है, आयतुल्ला का वहां पे पूरा कंट्रोल होता है। तो कहानी ये है कि जब तक आईआरजीसी को मैं समझ रहा हूं कि अंदर खाने सीआईए, मोसाद आईआरजीसी में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि ये पूरी ब्रेन वॉश ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके जो की लोग आज भी बचे हुए हैं, अगर उनको टारगेट किया जाएगा, जिसमें कि मोसाद पूरी कोशिश करेगा, सीआईए पूरी कोशिश करेगा, और अपने जो ऑपरेशंस के जो लीडर्स हैं, यानी अमेरिका और इजराइल, वो जाहिर सी बात है अभी लेयर 1 को उन्होंने एलिमिनेट किया है। लेयर 2 भी, आप मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये न्यूज में आएगी, लेयर 2 को भी उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। जिस दिन ये लेयर 2 आ जाएगी, उस दिन आईआरजीसी कमजोर दिखाई देगा, और जिस दिन कमजोर दिखाई देगा, उसके साथ साथ जो अब चल रहे हैं, अमेरिका ढूंढ रहा है कि एग्जिट एंड एंट्रीज, वो पहाड़ों के अंदर जो सुरंग बनाई हुई हैं, उनके एग्जिट एंट्री। बिकॉज आप ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए, एक मिसाइल टनल है, मिसाइल टनल के आप चारों तरफ एग्जिट, उसके लिमिटेड होते हैं, 2 3 4 ये एंट्री एग्जिट होते हैं, जहां से वो इमरजेंसी एग्जिट भी कर सके, एंट्री भी कर सके। अमेरिका कोशिश कर रहा है पूरे सैटेलाइट की वजह से, हालांकि कैमोफ्लेज किया हुआ है पूरी तरह से ईरान ने, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि एंट्री एग्जिट को पूरी तरह से बर्बाद किया जाए, बॉम्बिंग करके, सो दैट उनकी मिसाइल्स उनके ड्रोन बाहर ना आ सके, मोबाइल लॉन्चर्स बाहर ना आ सके, और एक तरह से आईआरजीसी पे इफेक्ट किया जाए, आईआरजीसी की कमर ऐसे तोड़ी जाए, और साथ साथ दूसरा एनर्जी रिसोर्सेज को उनको स्क्वीज किया जाए, और जो उनका गला है, एनर्जी गला जिसको कहते हैं, उसको दबाया जाए। तो कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई उसकी पावर को कट करने की पूरी कोशिश करेगी। क्या लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका ग्राउंड जीरो पर भी अपने सैनिकों को उतार सकता है? जी, ये टॉपिक में आ रहा था आपको, आई थिंक। देखिए तरन्नुम जी, अभी मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या इजराइल अपने ग्राउंड फुट, पीपल ऑन फुट, यानी सोल्जर ऑन फुट ले आएगा। उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो एयर पावर के जरिए उसको पूरा लिक्विडेट करे, और उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको पूरा वो तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा, सो दैट जिस दिन आईआरजीसी के कुछ लोग, देखिए ऐसा होता है, पावर ना एक बड़ी गंदी चीज है। जो हम खेल देख रहे हैं आज, ये भी पावर का ही खेल है। तो सरप्राइज मत होइए कि कल वहीं से कोई फ्रैक्शन टूट के पावर के लालच में और कहे कि ठीक है, हम मॉडरेट शासन चलाएंगे, आप हमारा साथ दीजिए, तो कुछ दिन तक ये वही हालत होगी जो इराक में हुई थी। यानी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में डिसीजंस होंगे, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में वहां की कैबिनेट और जो भी वहां पे मशीनरी है, जो अथॉरिटी बनेगी, वो अमेरिका के उसमें बनेगी। और उसके बाद हो सकता है कि अगर वो रिजीम थोड़ा मॉडरेट रहे तो एक अच्छे संबंध डेवलप करे, इस पर डिपेंड करेगा। जी तरन्नुम जी। डीके साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। मुस्तफा अली खामनेई को अब सत्ता दे दिया गया है, और अमेरिका हालांकि इससे नाराज भी है। क्या लगता है मिडल ईस्ट में किस तरीके से सियासी समीकरण अब बदलते हुए दिखाई देंगे? देखिए, जो पड़ोसी देश हैं वो मान्यता देंगे मुस्तफा को, लेकिन एक आप अगर बैकग्राउंड में जाए मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम कंट्रीज का, देखिए बड़ा दुर्भाग्य रहा है। और मैं चाहता हूं कि मुस्लिम, देखिए हम लोग एनालाइजर हैं, और हम लोग का एक काम नहीं है कि केवल हम एक दूसरे के बुराइयां करें, हमको एक अच्छा संदेश भी देना है। पूरे अफ्रीका से, जब से मैंने इतिहास पढ़ना शुरू किया क्लास 4th 5th से, तब से देखा है कि मुस्लिम देश को मोहरा बनाया गया है, उसका दोषी मुस्लिम देश स्वयं रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि अगर गरीब के पास पैसा होता तो अमीर खाए बिना नहीं मरता है। तो वेस्ट अफ्रीका से लेके जहां कॉफी बनती है, कांगो है, सूडान है, सीरिया है, लीबिया है, इराक है, इस सारे देशों में जो मुस्लिम जो शरिया है, देखिए धर्म जो है धारण करने की चीज होती है, वो एक संवाद होता है अल्लाह मियां से और इंसान के बीच में। उसको कोई ठेकेदारी में ले लेता है कि मैं जो कहूंगा तुम वैसे ही मानोगे और वैसे ही भगवान की इबादत करोगे। ये चीज मुस्लिम देश में बहुत ज्यादा जड़ पकड़ ली, और यही कारण है कि आज ईरान वही पूरा मिडिल ईस्ट, यूएई,
सऊदी अरबिया, सबने एडॉप्ट किया कुछ वेस्टर्न कल्चर को, कुछ इंडो पैसिफिक को, और कुछ डेवलपमेंट के एक एनविल को देखा, और उन्हें मिक्स इकोनॉमी लेके आए और आज आबाद है। लेकिन वहीं पे सीरिया, इराक हो गया, लिबिया हो गया, सूडान हो गए, वेस्ट अफ्रीका के देश हो गए, आज भी कबाइल, जितना आप लड़ोगे उतना ही जो प्रूडेंट लोग हैं, चालाक लोग हैं, इनोवेटिव लोग हैं, वो आपके यहाँ क्योंकि लड़ेंगे तो आप अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। देखिए इतना बड़ा देश ईरान है, लेकिन उसकी 0.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मतलब भारत की 10वीं इकोनॉमी है, 1/10। इतना बड़ा देश है, उसके बाद तेल भी है, सब कुछ है, लेकिन कितनी बड़ी छोटी इकोनॉमी है। भारत ने अभी इस बार जीडीपी 8.2 की जीडीपी ग्रेड किया है, उसकी वजह से भारत ने $271 बिलियन कमाया है, मतलब किट्टी में ऐड किया है। उतना ही ईरान की इकोनॉमी है। चाइना ने इस बार 5% डेवलपमेंट किया है, उसने $453 बिलियन कमाया है, उतना ही ईरान की इकोनॉमी है। ये सब स्टैटिस्टिक्स जो है पूरे यूरोपियन कंट्रीज को पता है कैसे ईरान को हमको नेल करना है। ईरान के भी जो थिंकर्स हैं उनको पता है, लेकिन दे आर वेरी कंपेल्ड। और यहां पे एक चीज ये भी मैं पिछली बार आपसे बताया था कि खुमैनी परिवार को, एक ईरान में ईंट ढोने वाला दिहाड़ी मजदूर को भी एक सपना होना चाहिए कि वो भी ईरान का राजा बन सके, वो भी कर। तो ये चीजें ईरान या किसी भी मुस्लिम देश या किसी क्रिश्चियन देश में या हिंदू देश में भी अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत है कि मैं परमानेंट 18वीं और 19वीं शताब्दी के जैसा एक रिजिम चलाऊं। आज का रिजिम डेमोक्रेटिक एरा का है और हम सब लोग को सपोर्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से कि सबको वहां पे बराबरी का हक मिले, सब लोग आजाद रहे अपने अपने धर्म को मानने के लिए। वही एक ब्यूटीफुल देश होता है। आप यूरोपियन कंट्रीज जाइए, लोग चाय पीते हैं बॉर्डर पे बैठ के, लेकिन हमारे भारत पाकिस्तान के पास जाइए, आप बात कर सकते नहीं उनसे एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि हमने क्रिएट किया है ऐसा इशू। तो हम इंडो पैसिफिक एक मेजर पावर कैसे बनेंगे? जैसे यूरोपियन अमेरिकन एक दूसरे से मिलकर अपना काम करके एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे आज फ्रांस अमेरिका कभी दुनिया को रूल करते थे, लेकिन आज वो अमेरिका की बात मानते हैं। इसी तरह से भारत पाकिस्तान इन सबों को अब सार्क जैसे मान लीजिए इशू आता है, सार्क में पाकिस्तान को मानना चाहिए कि मेरी कम से कम 1/20 इकोनॉमी भारत है, हमसे बड़ा देश है और हर चीज डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड। ठीक है, सार्क में जरा हम सेकंड वादा ले लेते हैं, लेकिन नहीं, वही वेस्टर्न पावर इनको उकसाते रहते हैं, तुम क्यों छोटे रहोगे। तो इससे क्या होता है कि वो नहीं चाहते कि इंडो पैसिफिक में अच्छी चीजें चले। जो आर्थिक व्यवस्था है और नॉर्थ अटलांटिक से इंडो पैसिफिक में ना आए, तो हमको शिफ्ट करना है। एक मेजर ओवरऑल जो हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हम अपने अमन खुशहाली अपने एरिया में कैसे लेके आए। यही अगर मुस्तफा अगर ये लोग बने रहेंगे, उनको समर्थन मिलता रहेगा, तो ये चीजें, युद्ध खत्म भी हो जाएगा, लेकिन अपराइजिंग चलती रहेगी। ईरान वैसे ही एक देश बना रहेगा, उसका कर जरा तो ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन अगर सियासी समीकरण जो है वो साफ तौर पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। संजय जी, मैं आपके पास ही आऊंगी सर, क्योंकि जो हालात इस वक्त बने हुए ग्राउंड जीरो पर, उससे एक चीज और साफ है, जो आतंकी संगठन है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। क्या हिंदुस्तान को अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है अब? तरन्नुम, देखिए, अगर मैं साफ साफ कहूं कि भारत जब से 2019 से हमने वो स्टेप्स लिए हैं और अपने रीजन को हमने पावरफुल बनाया, रीजन को, कंट्री पावरफुल है, रीजन को जब से हमने पावरफुल बनाया तो हमारे लिए चीज इनको टैकल करना बहुत आसान हो गया। अगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज थी जब लोकल गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट ही नहीं करती है। भारत में साफ साफ हो रहा था। आज भी कोई कहता है कि यहाँ पे कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो जब हमारे देश के अंदर ऐसे विद्रोही तत्व मालूम है, सबसे पहले मैं जानता हूं इनको टास्क पे लिया जाना चाहिए। वहां पर ये जो आतंकवादी गुट है, देखिए मैम, ईरान ने यही एक्चुअली टैक्टिकल मिस्टेक की, और ये आज से मिस्टेक नहीं 40 साल पहले कर दी थी, कि उसने अपने जो हित हैं उनको साधित करने के लिए अपने लोगों को ना भेज के, अपनी फोर्स को ना भेज के, उन्होंने उन लोगों को भेजा जिनको धर्म के नाम पे उन्होंने तैयार करके खड़ा कर दिया। जैसे कि गुप्ता जी बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, धर्म आपकी मजबूती देता है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपकी वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी फैमिली वैल्यूज से लेके कंट्रीज की वैल्यूज में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हुआ क्या, ईरान ने जो जिसको कहते हैं ना ट्रिपल एच, यानी हुमास, हुती, हिजबुल्ला, उनको मजे आ गए, इसलिए आगे उनको पैसा फ्री में मिला, उनको देखा जाए हथियार फ्री में मिले, और वो एक बेरोजगार जो क्राउड थी उसको उन्होंने चैनलाइज कर दिया इजराइल के खिलाफ बेस्ड ऑन रिलीजन। आज हम बात करें ना करें, हम हिंदुस्तान में कहते हैं कि हम लेट्स नॉट टॉक ऑन रिलीजन। मैम, ये तो फैक्ट है दुनिया का, पूरी दुनिया रिलीजन के ऊपर लड़ रही है, इतने युद्ध हो चुके हैं। इतिहास उठा के देखिए कि हमारे ये एक वक्त ऐसा था, कहते थे पूरा दुनिया की 30% जनसंख्या खत्म कर दी गई थी। तो लड़ाई जो है ना, उनके लिए टूल क्रिएट किए जाते हैं, और आज धर्म का एक ऐसा टूल बना दिया गया है
कि लोगों को भड़काने के लिए सबसे बिल्कुल बिल्कुल आसान है। संजय झा, लोग और sentiment ये को लेकर के जाते धर्म हैं। की इस लड़ाई का कोई भी अंत नहीं है, और शायद इसीलिए अब इजराइल अमेरिका एक तरफ, ईरान एक तरफ, और इस जंग का भी कोई अंत नजर नहीं आ रहा। संजीव जी, डीके जी, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।